Everyone, today we discuss about the theory of strainless rings, तनाव विहीन वलयों का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को सासे मोर का विकृतिहीन सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने वलयों की पुटित अर्थात पकड़ आकृति के आधार पर साइक्लोएल्केन के स्थायित्व को समझाया। उन्होंने ये माना था कि बेयर ने क्या माना था कि संतृप्त वलय भी एरोमेटिक वलयों की भांति कैसी होती है, प्लेनर, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। और इस आधार पे उन्होंने बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार छोटी वलय युक्त यौगिकों के हम स्थायित्व एवं क्रियाशीलता को आसानी से समझाया भी जा सकता है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन एवं उससे बड़ी वलयों के स्थायित्व को बेयर के सिद्धांत के आधार पर हम नहीं समझा सकते। अतः बड़ी वलयों के स्थायित्व को समझाने के लिए सौसे ने 1890 में ये सुझाव दिया था कि ये वलय जिनमें कि 6 अथवा अधिक सदस्य हों वे वलय समतलीय नहीं होती। वो कैसी होती हैं? झुर्री नुमा सिकड़ी हुई या पुटित या पकड़ होती है। इस अवस्था में चूंकि समस्त कार्बन परमाणु एक तल में स्थित नहीं होते हैं, अतः उनका सामान्य बंध कोण बना रहता है और उसमें कोई विकृति नहीं आ पाती है। अतः कोई तनाव या स्ट्रेन उत्पन्न नहीं होता। इस कारण ये वलय क्या होती हैं? स्थायी होती हैं। अतः इन वलयों को हम कैसी वलय कहते हैं? तनाव विहीन वलय या स्ट्रेनलेस रिंग्स कहते हैं। इस प्रकार सासे सिद्धांत के आधार पर साइक्लोहेक्सेन निम्न 2 प्रकार की तनाव विहीन वलय में होना चाहिए। ये साइक्लोहेक्सेन का कौन सा रूप है? नौका रूप, और ये वाला है उसका चेयर फॉर्म। सन 1918 में मोर ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए कहा कि साइक्लोहेक्सेन की नौका रूप की तुलना में कुर्सी रूप अधिक स्थायी होता है और साइक्लोहेक्सेन मुख्यतः कुर्सी रूप में ही रहती है। उन्होंने इसी सिद्धांतों को डेकालिनो जैसी संयुक्त वलय तंत्रों पर भी लागू किया। तो साइक्लोहेक्सेन के दोनों रूपों को हम क्या कहते हैं? संरूपण या कन्फर्मेशन। संरूपण उन संरचनाओं को कहते हैं जो कि एकल बंध के घूर्णन से उत्पन्न होती है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंतर्गत एथेन के अंतरित एवं ग्रसित संरूपण को देखा था। साइक्लोहेक्सेन की नौका तथा कुर्सी रूप भी एकल बंध के घूर्णन से एक दूसरे में क्या होते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। अतः इन्हें भी हम क्या कहते हैं? कन्फर्मेशन या संरूपण। इनमें से कुर्सी संरूपण या चेयर कन्फर्मेशन को कठोर या दृढ़ कहा जाता है, क्योंकि यह किसी भी विकृति का विरोध करता है। उपयुक्त दोनों रूप वैसे तो तनाव विहीन है, क्योंकि दोनों में से किसी में भी बंध कोण का कोई तनाव नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों वलयों में से कोई भी पूर्ण रूप से तनाव मुक्त नहीं है। दोनों रूपों में त्रिविमीय तनाव स्टेरिक स्ट्रेन तथा बंध विरोधी तनाव बॉन्ड अपोजिशन स्ट्रेन भिन्न भिन्न है। अतः दोनों की ऊर्जाओं में अंतर है, लेकिन यह अंतर इतना कम है कि सामान्य कमरे के ताप पर तो उन्हें वातावरण से इतनी ऊर्जा मिलती रहती है कि वो एक दूसरे में परिवर्तित होकर साम्य स्थापित कर लेते हैं। अतः सामान्य ताप पर साइक्लोहेक्सेन का जब हम NMR स्पेक्ट्रम लेते हैं तो केवल एक तीव्र शिखर या शार्प पीक ही प्राप्त होता है, जबकि 0 डिग्री से कम ताप पर साइक्लोहेक्सेन के NMR में 2 शिखर प्राप्त होते हैं। इसका कारण क्या है कि सामान्य ताप पर कुर्सी व नौका संरूपण का एक दूसरे में तेजी से अंतर परिवर्तन होता रहता है। अतः सब प्रोटॉन समान हो जाते हैं और NMR स्पेक्ट्रम में केवल एक ही शिखर प्राप्त होता है। इसके विपरीत यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर स्पेक्ट्रम लें तो दोनों रूप अलग अलग स्थायित्व में होते हैं, क्योंकि कम ताप पर इनको वातावरण से इतनी ऊर्जा नहीं मिलती जिससे कि वे परिवर्तन के द्वारा एक दूसरे में परिवर्तित हो सके।
अतः अणु में दो प्रकार के प्रोटॉन होते हैं, जिसमें कि NMR स्पेक्ट्रम में स्पष्ट रूप से क्या प्राप्त होते हैं, दो शिखर प्राप्त होते हैं। साइक्लोहेक्सेन के हम विभिन्न रूपों में स्थितिज ऊर्जा का संबंध को निम्न चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। तो इस चित्र में आज यदि हम देखें तो सबसे अधिक स्थायित्व वाला कौन सा रूप होगा इसके अंदर का, चेयर कन्फर्मेशन, और ये हाफ चेयर कन्फर्मेशन है। इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान कितना आता है, 37.7 से 46.0 किलो जूल के बीच में। ट्विस्ट बोट का आता है 22.2 किलो जूल, बोट का आता है 28.9 किलो जूल, और इधर फिर से वही ट्विस्ट रूप का आएगा। तो इस प्रकार से हम देखें कि सबसे कम इसकी एनर्जी आता है, यह सबसे अधिक स्थायी या चरम स्थायी होता है, जबकि जो नौका संरूपण है इसकी बोट वाली, वो उच्च ऊर्जा पर होने के कारण अस्थायी है। इसके कारण हम एथेन से इसकी तुलना कर सकते हैं। इस प्रकार से कि यदि हम साइक्लोहेक्सेन ये है और एथेन का मॉडल बनाकर देखें तो पाते हैं कि साइक्लोहेक्सेन का जो कुर्सी स्वरूपण है वह एथेन का अंतरित स्टैगर्ड स्वरूपण एक दूसरे के समरूप है। दोनों में हाइड्रोजन परमाणुओं की मध्य अधिकतम दूरी है, अतः न्यूनतम तनाव है और इसी कारण इनका स्थायित्व भी अधिक होता है। इसके विपरीत साइक्लोहेक्सेन के नौका स्वरूपण की तुलना हम एथेन के किससे कर सकते हैं, ग्रसित या इक्लिप्स्ड रूप से कर सकते हैं। दोनों में हाइड्रोजन परमाणु के मध्य में क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है, जिससे इनमें क्या होता है, अधिकतम तनाव उत्पन्न हो जाता है और इस तनाव के कारण इनका स्थायित्व क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। अब हम देखेंगे अक्षीय एवं भूमध्य हाइड्रोजन परमाणु, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम्स। तो साइक्लोहेक्सेन में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, C6H12, तो 12 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। यदि हम अणु का एक मॉडल बनाकर देखें तो ये पाते हैं कि 12 हाइड्रोजन परमाणु दो प्रकार के होते हैं। इसमें 6 हाइड्रोजन परमाणु वलय के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, और एकांतर क्रम में 3 तो ऊपर की तरफ होंगे और 3 नीचे की। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सियल या अक्षीय हाइड्रोजन। शेष 6 हाइड्रोजन वलय के चारों भूमध्य या विषुवतीय रूप से 2 चक्कर में व्यवस्थित होते हैं, जिसमें कि एकांतर क्रम में प्रत्येक चक्कर में 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। जैसे ये 3 हाइड्रोजन परमाणु एक तरफ है और दूसरे ये वाले 3 हाइड्रोजन परमाणु। तो इन हाइड्रोजन परमाणुओं को भूमध्य हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। अब इनके हम साइक्लोहेक्सेन की संरचना के कुर्सी स्वरूपण और नौका स्वरूपण को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करें तो उपयुक्त चित्रों में क्या दिखाई दे रहा है कि कुर्सी स्वरूपण है, जो ये वाला स्वरूपण, इसमें अणु न्यूनतम तनाव में होता है और यह अत्यधिक स्थायी होता है, जबकि नौका स्वरूपण में ये हाइड्रोजन क्या आ गए, एक दूसरे के समीप आ गए हैं, अतः ये एक दूसरे के प्रति अंतःक्रिया के कारण अणु के स्थायित्व को कम कर देंगे। यही कारण है कि जो नौका स्वरूपण कुर्सी स्वरूपण की तुलना में क्या होता है, कम स्थायी। इसमें जो ये C1 और ये C4 के ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु, ये कौन से हाइड्रोजन परमाणु कहलाते हैं, फ्लैग पोल हाइड्रोजन परमाणु। सौसे सिद्धांत के अनुसार 1918 में मोर ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और इसको किस पे लागू किया था, डेकालीन पे। तो मोर के अनुसार भी कुर्सी स्वरूपण नौका स्वरूपण की तुलना में क्या होती है, अधिक स्थायी होती है, और जो सामान्य कमरे के ताप पर साइक्लोहेक्सेन पूर्ण रूप से कुर्सी स्वरूपण में विद्यमान रहता है। नौका स्वरूपण में वह आता है तो भी तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, कुर्सी स्वरूपण में। जैसे ये कुर्सी स्वरूपण है, नौका में तुरंत फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कुर्सी स्वरूपण में। अब हम देखेंगे डेकालीने। तो साइक्लोएल्केनों के संयुक्त निकाय को हम क्या बोलते हैं, डेकालीन कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक सिस डेकालीन और दूसरी ट्रांस। हक्कल ने सन 1925 में दोनों प्रकार के डेकालीनों को प्राप्त किया।
मोर ने तनाव विहीन वलयों के सिद्धांत को इन डेकालीनों पर लागू करके बताया कि जो कुर्सी या चेयर कन्फर्मेशन है एवं नौका संरूपण के संयोजन से दो प्रकार के डेकालीने बनते हैं, जिन्हें हम क्रमशः विपक्ष एवं पक्ष अर्थात ट्रांस एवं सिस रूप में नामकरण कर सकते हैं। मोर के अनुसार 6 डेकालीन एवं ट्रांस डेकालीन की संरचनाएं निम्न प्रकार से होती है। तो ये वाली कौन सी डेकालीन है? सिस, जो कि कौन से स्वरूपण में? नौका रूप में। ये वाली कौन सी डेकालीन है? ट्रांस, जो कि किस स्वरूपण में है? कुर्सी स्वरूपण में। तो बाद में हैसल ने 1946 में बताया कि जो सिस व ट्रांस दोनों डेकालीन स्थायी कुर्सी स्वरूपण के संयोजन से बनी है। अंतर केवल उन दोनों में संयोजन की स्थिति का होता है। सिस डेकालीन में दोनों साइक्लोहेक्सिन वलय परस्पर जिन दो बंधों द्वारा जुड़ी रहती है उनमें से एक क्या होता है? अक्षीय, और दूसरा क्या होता है? ये वाला अक्षीय हो गया और ये वाला भूमध्य होती है, जिन्हें कि हम इक्विटोरियल 1E 2A से अर्थात इक्विटोरियल और एक्सियल से प्रदर्शित करते हैं। इसके विपरीत जो ट्रांस डेकालीनी होती है इसमें दोनों वलयों के मध्य जो दो बंध होते हैं वो कैसे होते हैं? भूमध्य होते हैं अर्थात इक्विटोरियल। ये वाला भी इक्विटोरियल है और ये वाला भी इक्विटोरियल है। तो हम इन्हें किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? 1E और 2E। इन दोनों रूपों में ट्रांस रूप 10 किलो जूल से अधिक स्थायी होता है। हैसल के अनुसार सिस डेकालीन व ट्रांस डेकालीन को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो सिस एवं जो ट्रांस डेकालीनों को बेंजीन जैसी षटभुजीय वलयों द्वारा भी हम प्रदर्शित किया जा सकता है। सिस डेकालीन में क्या होती है? दोनों वलयों के संयोजन बिंदुओं पर जुड़े दोनों हाइड्रोजन परमाणु वलयों के तल के ऊपर होते हैं, जबकि ट्रांस डेकालीनों में एक हाइड्रोजन परमाणु तल के ऊपर और दूसरा तल के नीचे होता है। इन्हें हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। डेकालीनों के दोनों रूपों को प्राप्त करने के लिए नैफ्थलीन का उत्प्रेरकीय अपचयन करवाया जाता है। यदि निकल उत्प्रेरक लिया जाए तो प्रमुख उत्पाद के रूप में क्या बनती है? ट्रांस डेकालीन। और यदि हम प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में नैफ्थलीन का रिडक्शन करें तो क्या प्राप्त होती है? सिस डेकालीन। तो इसमें उत्प्रेरक की प्रेजेंस अर्थात कौन सा उत्प्रेरक हम काम में ले रहे हैं उसके आधार पे हम देख सकते हैं कि कौन सा वाला उत्पाद बनेगा। दोनों ही डेकालीनें अत्यंत स्थायी द्रव होती हैं और साइक्लोहेक्सेन के समान होती हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक निम्न प्रकार से होते हैं। जो सिस डेकालीन है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? -43 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 194 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्रांस डेकालीन का मेल्टिंग पॉइंट होता है -32 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 185 डिग्री सेंटीग्रेड। रासायनिक अभिक्रियाओं में ये साइक्लोहेक्सेन के समान होती है, अतः ब्रोमीनीकरण करवाने पर ये 1 ब्रोमो व्युत्पन्न बनाती है। डेकालीन का यदि ब्रोमिनेशन करवाया जाए तो क्या प्राप्त होता है? 1 ब्रोमो डेकालीन। सेलिनियम की उपस्थिति में विहाइड्रोजनीकरण या डिहाइड्रेशन करवाने पर नैफ्थलीन बनता है। ये डेकालीन है। और सेलिनियम की प्रेजेंस में यदि हम डिहाइड्रोजनेशन करवाएं तो क्या प्राप्त होता है हमें? नैफ्थलीन। तो औद्योगिक डेकालीन सिस व ट्रांस डेकालीन का मिश्रण होती है और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? पेंट, वार्निश, लैक्वर अथवा पीतल पर वार्निश करने आदि विलायकों के रूप में इसको उपयोग में लाया जाता है। अब हम देखेंगे साइक्लोप्रोपेन वलय का उदाहरण केलाबंद। द केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाना बॉन्ड्स। तो साइक्लोप्रोपेन एक ऐसा उदाहरण है जिसमें कि एक वलय 3 संतृप्त sp3 संकृत कार्बेन परमाणुओं की वलय है और जिसके बनने में बंध कोण की अवधारणा का भी गंभीरतापूर्वक उल्लंघन नहीं होता।
3 कार्बन परमाणु यदि वलय बनाए तो उनमें मात्र 60 डिग्री का कोण होना चाहिए और sp3 कार्बन परमाणु के दोनों संकरित कक्षकों के मध्य कितना कोण होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। अतः कक्षकों के अतिव्यापन की संभावना लुप्त प्राय ही लगती है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि साइक्लोप्रोपेन बनता है और उसका अस्तित्व होता है। वस्तुतः साइक्लोप्रोपेन में बनने में झुके हुए या केला बंध बनते हैं जो कार्बन कार्बन रेखा से ऊपर की ओर होते हैं, जिसको कि हम निम्न चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखें, ये है साइक्लोप्रोपेन, तो यहाँ कोण कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। लेकिन इसके जो ये बनाना या केला बंध जो ये बन रहे हैं और ये कहाँ झुके हुए हैं? इस तरह से ऊपर की तरफ झुके हुए होते हैं। तो इन केला बंध बनने के कारण इसका स्थायित्व होता है। थैंक यू।